हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू जीएस और हमारी हिंदी इंग्लिश की कंप्यूटर की, ये सारी चीज़ें रीजनिंग वगैरह की सब कुछ चल रही है कंटिन्यू। बस शादी जो है बीच में, तो इस वजह से शादी थी, तो वो आपका 2 दिन जो है लाइव क्लास बंद रहनी थी, वो बता दिया गया था पहले ही। तो वो 2 दिन लाइव क्लास बंद रहेगी, फिर आपकी वेडनेसडे से फिर वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगी। तो चलो फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा घटक मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, जलवायु, मौलिक तत्व, पदार्थ, भूस्खलन और स्थलाकृति। तो देखो, उसने कहा जो मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करेगा, तो भूस्खलन जो होगा वो मृदा निर्माण को कोई भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, बाकी जो उसको प्रभावित करने वाले जो घटक होते हैं वो जैसे जलवायु हो गया, सेल संरचना हो गया, मौलिक तत्व हो गए जिसको पदार्थ कहते हैं, स्थलाकृति हो गई, जैविक हो गई, क्रियाएं हो गई, और ये समय, ये इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं। लेकिन भूस्खलन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसको लैंडस्लाइड भी कहते हैं। इतना बड़ा भाई पेन किस लिए काम आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूत्र कणिका की बाहरी झिल्ली यानी कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सूत्र कणिका ही बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका बोलते हैं। तो उसने पूछा है कि बाह्य झिल्ली किस नाम से जानी जाती है या उसको क्या कहते हैं। तो खोखर या रंध्रधार जो होता है, रंध्रधार, इसको ये कहते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बताया गया यहाँ पे। 43 नंबर, निम्न में से किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। तो कामाख्या मंदिर जो है किस राज्य में स्थित हो जाएगा। असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। तो कामाख्या मंदिर ये असम में स्थित है। पेन भी मेरा पता क्या है, पेन तो ऐसा है कि उसको आप चलाइए कहीं और, चलता कहीं और है। मेरा पेन जो है बिल्कुल अपने मूड पे चलता है। वो कहता है मुझे नहीं सुनना किसी की, तुम अपनी मर्जी से चलो, मैं अपनी मर्जी से चलूँगा। चलो 44 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सस्पेंशन के विषय में सही है। निलंबन द्रव्य में से गुजरने वाली प्रकाश पुंज द्रव्य के कणों को प्रकीर्णित नहीं करते। यह एक विजातीय मिश्रण होता है, यह एक समांगीय मिश्रण होता है, निलंबन के कणों को खुले नेत्रों से देख सकते हैं। तो वहाँ पे इसने ये पूछा था, क्या पूछा था यार इसने। अच्छा, इसके विषय में कौन सा सही है। अगर सही की बात करेंगे तो जो दूसरा और चौथा दे रखा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह एक विजातीय मिश्रण होता है और ये निलंबन के कणों को खुले नेत्रों से देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई, तो 45 नंबर देखो, बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनपीए का पूरा नाम क्या होता है। जो एनपीए होता है उसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो क्या होता है। वैसे तो खैर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, बाकी देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी अथॉरिटी, नेशनल प्रोडक्टिविटी एसोसिएशन, नॉन पेइंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बिल्कुल दे रखा है, वही हमने बताया भी था, वही सही हो जाएगा। चलो 46 नंबर, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी वो भैया कहाँ गिरेगी जाके, तो वो अरब सागर में गिरेगी, अरब की खाड़ी में गिरेगी। और अरब की खाड़ी में मैंने बताया था कि कौन सी नदी गिरती है, जो दो पश्चिम की ओर बहती हैं, दो नदी नर्मदा और ताप्ती, उसी में से जो ताप्ती है वो गिरती है और ये एस्चुरी बनाती है, ये आपकी डेल्टा भी नहीं बनाती है। ये शायद तीसरे या चौथे प्रैक्टिस सेट में ये आया था, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये उसमें पूछा गया था। चलो 47 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 47 नंबर में लिखा हुआ है कि जो मानक इकाई है, ठीक है, जो मानक इकाई अपनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या है। कम मात्रा में पदार्थों का मापन, बृहद मात्रा में पदार्थों का मापन, सरल मापन करना और मापन में एक रूपता लाना। ठीक, बिल्कुल सही बात है। मापन जो मानक इकाई है, मानक इकाई होगी तो वो हर जगह पे एक जैसी होगी, तो उससे जो है उसमें मापन में एक रूपता लाना आसान हो जाता है। जैसे लंबाई को मीटर में ही मापेंगे, ठीक है, उसको जो संकेत होगा, उसकी जो एसआई मात्रक होगा तो वही मानक होते हैं, तो वो मीटर में मापी जाएगी। द्रव्यमान जो होगा वो किलोग्राम में, ऐसे ही समय सेकेंड में, ताप केल्विन में, पदार्थ की मात्रा जो होगी उसको मोल में, और ज्योति तीव्रता कैंडला में, विद्युत धारा एम्पियर में। ये एसआई मात्रक होते हैं और यही जो है हमारे मापन की इकाई है। ठीक है, चलो भाई 48 नंबर, इनमें कौन सा एक कृषि बैंक है।
सीडीबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कृषि बैंक का मतलब होता है जो कृषि के लिए लोन दे, कृषि के लिए हमको खरीदने के लिए पैसा दे, वो सब कुछ चीज़ें जो हैं ब्याज पे जो पैसा देता है उसी को हम लोग कहते हैं। और वो कौन होता है? वो होता है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो है ये एक विकास बैंक है जो कि प्राथमिक तौर पर देश के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करता है और वहीं पे उनको लोन वगैरह ये सारी चीज़ें देते हैं। और ये जो है ये संवैधानिक निकाय है जिसकी जो है स्थापना शिवराम समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में जो है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत मुंबई में की गई थी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे नाबार्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 8 के बाद 9 नंबर देखते हैं, यानी कि 49 नंबर। एक पुष्प का कौन सा भाग पुष्प केसर के भाग का निर्माण करता है? एक कौन सा भाग पुष्प केसर के एक भाग का निर्माण करता है? तो कौन करता है? अच्छा, वर्तिका, पराग, वर्तिकाग्र, बाह्य पुष्पदल। तो उसने कहा जो पुष्प केसर होता है वो पराग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा कि मूंछ ऐसी बाहर निकल के लटकती रहती है, उसी को। चलो 50 नंबर। सरकारी बजट का इनमें से कौन सा घटक नहीं है? लिखा हुआ लिंग आधारित बजट, पूंजीय व्यय, राजस्व व्यय और पूंजी प्राप्तियां। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जेंडर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है ये तो इसके में कहीं पे भी शामिल ही नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं, कैपिटल व्यय तो यार होता है, लेकिन ये बताओ लिंग बजट यानी कि लिंग आधारित बजट यानी कि जेंडर बजट, क्या महिला और पुरुषों के लिए कोई अलग से बजट आता है? नहीं आता यार, तो ये गलत हो जाएगा। गलत तो ये हो जाएगा ना, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग से कोई भी बजट हमारे वहाँ पे पेश नहीं किया जाता है। चलो 51 नंबर। इनमें कौन सा राज्य लोक नृत्य जो युग्म जोड़ा गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कौन सा जोड़ा गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है गुजरात तो डांडिया रास लिखा हुआ है, राजस्थान घूमर लिखा हुआ है, पंजाब भांगड़ा लिखा हुआ है, महाराष्ट्र लावड़ी। तो आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन होगा। तो आप देखिए भाई, बताइए भाई यहाँ से कैसे क्या गलत हो सकता है। तो आपको भी पता है कि गुजरात में डांडिया होती है, राजस्थान में झूमर लिखा हुआ है। झूमर तो नहीं होता, घूमर होता तो एक बार को हो जाता है राजस्थान में। ठीक है, बाकी राजस्थान का तो रऊफ भी होता है और बगारिया होता है, शंकरिया भी होता है, गोपिका लीला जो होती है वो भी वहीं पे होता है। और घूमर घूमर होना चाहिए था, यहाँ पे झूमर नहीं, तो यहाँ पे झूमर काट दीजिए आप और ऐसे करके घूमर लिख लीजिए। जो गाना है ना, घूमर 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 बोलो, राजस्थान के ऊपर ही तो है, तो ये राजस्थान वाला वहाँ से हट जाएगा, यानी कि गलती इसमें हो जाएगी। चलो भाई 52 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। एक सेल के सिरे को दूसरी सेल के सिरे को जोड़कर बैटरी का निर्माण किया जाता है। देखो, एक प्लस जोड़ो एक माइनस जोड़ दो, क्या करो एक प्लस को जोड़ लो और एक माइनस, तो आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि एक प्लस को जोड़ना है और एक माइनस। तो एक निगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, ऋणात्मक धनात्मक, फिर निगेटिव निगेटिव यानी कि धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक धनात्मक धनात्मक। तो देखो जैसे ये एक सेल होता है, ठीक, और एक सेल आपका ये बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप ऐसे ऐसे चलेंगे और ऐसे ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे और लास्ट में जाके ये एक तार निकल के आ जाएगा, ये एक तार निकल के आ जाएगा, यही करंट आपको देता रहेगा, यानी कि धनात्मक धनात्मक से जुड़ता है और ऋणात्मक ऋणात्मक से। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से ऑप्शन सही बन जाएंगे? तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो फिर हमारा जो सेकेंड, नहीं यार बैटरी कैसे जोड़ी जाती है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक में जोड़ देंगे तो फिर हमारा जो है बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। नहीं, ये गलत बताया मैंने, नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं सही हो पाएगा। देखो ये बैटरी यहाँ से ऐसे करके आएगी, इसके निगेटिव में जुड़ जाएगी और ये जो है इसका निगेटिव ऐसे करके इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये निगेटिव जाके यहाँ जाएगा और ये तार इधर से निकलेगा और ये तार इधर से निकलेगा। हाँ, अब सही आ जाएगा, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव पॉइंट। जैसे आप अगर एक सिंगल सेल को भी ले लीजिए, ठीक है, तो इसमें अगर आपको जोड़ना होगा तो एक तार इधर से निकालिए और एक तार इधर से निकालिए, तभी तो ये जोड़ के तो आपका काम चल पाएगा। तो बिल्कुल सही, धनात्मक और ऋणात्मक हो जाएगा, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर। यौवन अवस्था में मानवों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि से होता है? तो यहाँ पे वृषण लिखा हुआ है, जो टेस्टेस होते हैं इन्हीं से निकलता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 54 नंबर।
साल के किस माह में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? तो मार्च लिखा हुआ है, अगस्त लिखा हुआ है, मई लिखा हुआ है और जनवरी। तो जो पोंगल है ये तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है जो कि 14 जनवरी से शुरू होकर 3 दिन तक लगातार मनाया जाता है। तो ये 14 जनवरी हो गया। यही त्यौहार जो है कहीं कहीं पे इसी को पोंगल भी कहते हैं, लेकिन 14 जनवरी को क्या क्या होता है, बसंत पंचमी शायद होती है। हाँ, बसंत पंचमी होती है। तो बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती पूजा होती है शायद इसी दिन। तो बस यही हो जाएगा यहाँ पे। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। चलो, हिंडन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, कावेरी, कृष्णा और यमुना। तो जो हिंडन नदी है ये दोस्तों यमुना की सहायक नदी हो जाएगी और यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिंडन नदी जो है ये उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडन नदी का जो उद्गम स्थान हुआ है वो सहारनपुर जिले से, जो हिमालय पर्वत की जो ऊपरी शिवालिक श्रेणी है उसी से हुआ है। और ये एक बरसाती नदी है। उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न जिले में प्रवाहित होते हुए ये हिंडन नदी गाजियाबाद के करीब जो है यमुना नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी जो है दिल्ली में निकली हुई है, काफ़ी बड़ी है, बहुत गंदी काली सी नदी है, बदबू आती है इसमें से, सफाई हो नहीं पाती है, इसीलिए दिल्ली में इतनी ज़्यादा बीमारियां वगैरह ये पहुंच जाते हैं। चलो 56 नंबर, वायु के विभिन्न गैसों को अलग अलग करने हेतु कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में ली जाती है? जो बाष्पीकरण, आसवन, प्रभाजी आसवन या संघनन। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? तो जो लिखा हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसी यानी कि प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल करते हैं। 57 नंबर, इनमें से कौन सा एक सितार वादक है? चलो भाई सितार वादक को ढूंढते हैं। जाकिर हुसैन, दयाशंकर, अनंत लाल और स्मिता नागदेव। तो जो स्मिता नागदेव लिखे हुए हैं यही सितार वादक हो जाएंगे आपके। चलो भाई 58 नंबर देखो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा दोस्तों? अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, मालाबार कोस्ट और हिमालय। तो जो बैरन द्वीप जो है ये अकेला जो हमारा जो भारत का जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जो उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये उससे 140 किलोमीटर दूर जो है उत्तर पूर्व कह सकते हैं। वहाँ पर जो है 150 साल जो है ये शांत रहने के बाद ये है ज्वालामुखी जो है 1991 में फिर से सक्रिय हो गया था। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका आंसर हो जाएगा। चलो 59 नंबर, मृदा के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवाश्म शास्त्र, मृदा शास्त्र, पारिस्थितिकी और भूविज्ञान। जब हमारे पास उसने कह दिया कि स्टडी ऑफ सोइल्स, तो पेडोगॉगी नहीं, सॉरी पेडोलॉजी। क्या यार ये पेडोगॉगी कहाँ से आ गया भाई? सीटेड इसके चक्कर में पेडोगॉगी सुनाई दे रहा है। चलो कोई नहीं। 60 नंबर, विलयन की जो अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात करने हेतु जो है प्रमुख पदार्थ जो हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? लिखा हुआ है क्षार, लवण, ट्रेनर और सूचक, इंडिकेटर। तो जो उसकी क्षारीयता ज्ञात करने के लिए जो प्रमुख पदार्थ होते हैं उन्हीं को इंडिकेटर कहते हैं। वही तो हमको बता पाएंगे नीला, हरा, लाल, पीला या करंट वरेंट जैसे भी आपको समझ में आए। ठीक है, उन्हीं के माध्यम से हमको क्या होता है, पता चलता है कि ये क्षारीय है या नहीं है, कि मतलब अम्ल है या क्षारीय है, कैसा है, उसके पीएच मान से ही पता चलता है। और वो इंडिकेटर होते हैं, वो एक कागज़ आता है, उस पर आप जब नींबू का रस छिड़केंगे और पानी डालेंगे तो वो उनके रंग बदल जाते हैं। ठीक है, चलो 61 नंबर, पांडवों के शासनकाल में किस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली, आगरा, कलकत्ता और जयपुर। तो वो दिल्ली शहर था। कैसा, कौन सा शहर था? दिल्ली शहर। चलो 62 नंबर देखो क्या हो जाएगा, इनमें से किसने पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये दोस्तों पुस्तक किसकी थी? ये थी दादा भाई नौरोजी की। किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। इसी में जो है धन निष्कासन का सिद्धांत की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई है। ठीक, और दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब? 86, 93 और 1906 में। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलो तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई 63 नंबर, इनमें से किसने 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी? तो देखो विधवा पुनर्विवाह था तो उसमें अंग्रेज भी एक शामिल था, बाकी हिंदी अपने इंडियन भी थे। तो लिखा हुआ है ईवी रामास्वामी नायर
और ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो जिसने भी जो है 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह की जो है वकालत की थी वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने ही हिंदू पुनर्विवाह कानून के रूप में मतलब प्रयास किया था कि चालू हो जाए। फिर उन्होंने जो है उनके 1856 में इसको शायद लागू करा दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर क्या लिखा हुआ है कि इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो लिखा हुआ है गोमती, यमुना, चंबल या कोसी। तो जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे अचानक से कहीं पे भी किधर भी नदी ये घूम जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। यही बाढ़ आने की वजह से जो है कि बिहार की जो शोक है उसको कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलो, क्योंकि ये अपना रास्ता बदल देती है, किधर भी एकदम से रास्ता मतलब ऐसे समझिए, जैसे ये नदी को ऐसे ऐसे जाती है, हमेशा जिग जैग फोरम में जाती है। ठीक है, ये नदी जो है हमेशा ऐसे चलती है। अब नदी को क्या है कि जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो चली किधर से कि डायरेक्ट ऐसे करके सीधी चली गई। अब सीधी जाने में क्या होगा, ये वाला जो एरिया होगा इसमें क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा। अब बाढ़ जब ये नदी फैल जाएगी, इधर की बजाय इधर चली जाएगी इधर, तो ये गाँव में भी पानी पहुँच जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, यही वहाँ का जो है इसका शोक कहलाता है। शोक इसीलिए है क्योंकि अचानक से हो जाता है। चलो 65 नंबर, समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो ये जो है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वर्णित है। अब ये है किस में? तो दोस्तों ये भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में, जिसमें हमको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहा जाते हैं वो दिए हैं। और ये जो है आपका समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आपको वर्णित है। ऐसे लिख भी सकते हैं कि समान नागरिक संहिता, इसके लिए अंडरलाइन, फिर ये एरो। अनुच्छेद इसका क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद भाई हो जाएगा इसका 44। आप ऐसा करके याद कर सकते हैं। भाग 4 किससे लिया गया है? इसको नदी को हटा दो यहाँ से, नदी का तो कोई काम है नहीं कि आप किसी को अगर स्विमिंग करनी हो तो बता देना भाई नदी, फिर मैं रहने दूँ। चलो, तो इसमें भाग 4 में आपको दे क्या रखा है, इसमें नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। जीएस देखो जब पारंपरिक तरीके से ही आती है, ऐसे जैसे ये जीएस पिछले वाला क्वेश्चन था ऐसी होती है जीएस, तो पढ़ने में भी मजा आता है और पढ़ाने में भी मजा आता है। चलो, इनमें से किस देश द्वारा 2020 में मानव निर्मित कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण किया गया? तो 2020 का क्वेश्चन छोड़ो, कोई नहीं, खैर चाइना ने किया था। फिर इनमें से देखो 2019 में जो है किसी उपन्यास की बात की जा रही है, तो किसने जीता था ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस उपन्यास को वर्ष 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो किसने जीता था? तो जो सेलिस्टर बॉडीज जो था इसने जीता था। सेलिस्टर बॉडीज जो है ये इसी को मैन बुकर पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय वाला उसको मिला था। ये इसकी जो लेखिका थी वो जोखा अल्लाहर्ती थी, जोखा अल्लाहर्ती नाम था उनका। चलो 68 नंबर, इनमें से कौन सा एक पल्लव वंश का शासक था? लिखा हुआ है राजशेखर सर वर्मा, महेंद्र वर्मन, राजा राजा वन और कुमारगुप्त। तो कौन था इसका जो है मतलब क्या पूछा गया था, हाँ इसका पल्लव शासक का प्रमुख कौन था? तो वो पल्लव शासक का महेंद्र वर्मन हो जाएगा। कौन? महेंद्र वर्मन जो है इसका प्रथम शासक था, जिसने 600 से 300 ईसा तक जो है, और नरसिंह वर्मन प्रथम ने 630 से लेकर 668 तक, और महेंद्र वर्मन द्वितीय ने 668 से 670 तक, और परमेश्वर वर्मन प्रथम ने 670 से 680 तक, और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 704 से 728 तक। ऐसे ही जो इसका अंतिम शासक जो पल्लव वंश का था वो अपराजित वर्मन था, जिसने 879 से लेकर 897 तक जो है शासन किया था। चलो 69 नंबर, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? उस दिन मैंने सारे के सारे आपको नागरिक सम्मान बताए हुए थे, तो उसमें से जो पद्म भूषण होता है वो हमारा तीसरा नागरिक सम्मान होता है। ठीक, कौन सा हो जाता है? पद्म भूषण। ये तीसरे ऑप्शन पे दे रखा है। भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाले जो तीसरे नंबर का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ये पद्म भूषण होता है। पहले आपको क्या दिया जाता है? भारत रत्न आता है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। इनमें सब में अलग अलग अमाउंट और आपको पदक दिया जाता है। चलो 70 नंबर, बाबर का श्रेष्ठ पुत्र कौन था? जो बड़ा पुत्र था उसका क्या नाम था? तो वो हुमायूं था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा भाई दिल्ली में बना है, हुमायूं टाम के नाम से फेमस है। चलो, वहाँ जगह तो अच्छी है, बना भी अच्छा है, सब कुछ है, पार्क वगैरह अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ की जो कंडीशन है वो ख़राब है। आप कभी वहाँ जाइएगा
आपको पता चल जाएगा। चलो 71 नंबर, संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव पुनः पारित किया था? जो है संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव पुनः पारित किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जो भी लोग जवाहरलाल नेहरू को खैर ख़राब कहते हैं, अगर उस कंडीशन में उस समय पे वो होते तो शायद ही वो किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा ही नहीं सकते थे। तो हाँ, ये कह सकते थे यार मेरे ऊपर तो 200 साल हो गए अंग्रेजों ने शासन किया, तो इसलिए मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे अभी भी ब्लेम लगाया जाता कि जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया। भाई जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय देश भूखमरी की कंडीशन पे खड़ा था, देश के पास कुछ तो था ही नहीं, भूखा नंगा गरीब देश था। उसको इतनी बुरी कंडीशन से निकाल के अच्छी कंडीशन में लेके आना, इतनी बड़े बड़े मतलब आप जिस कंडीशन में आज खड़े हैं वो सब उन्हीं की देन है। तो खैर उनको गलत नहीं कहना चाहिए। चलो खैर कोई नहीं, ठीक है। ये 13 दिसंबर 1946 को है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 72 नंबर, हिमा दास इनमें से किस खेल से जुड़ी हैं? तो हिमा दास के बारे में तो खैर आप जानते होंगे कि वो कौन है, एथलेटिक्स हैं, दौड़ती हैं, छोटे कद की हैं लेकिन अच्छा दौड़ती हैं। चलो फिर 73 नंबर देखो, 73 नंबर में क्या हो जाएगा, किस गायक को 2019 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? छोड़ो, खैर अरिजीत सिंह को मिला था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसको छोड़ देते हैं, साइड कर देते हैं। 74 नंबर, मुगलों के अधीन बंगाल प्रांत में इनमें से कौन राजस्व प्रशासन एवं नागरिक न्याय तंत्र का घोतक माना जाता था? कौन घोतक माना जाता था? तो जो दीवानी होता था, ठीक है, जो दीवानी, जो मुगलों के जो अधीन बंगाल प्रांत था, तो उसमें राजस्व प्रशासन एवं नागरिक न्याय क्षेत्र के लिए दीवानी पद्धति लागू की गई थी। और ये मुगल शासक जो था अकबर के मतलब अकबर के द्वारा जो लागू मनसबदारी प्रथा थी, उसका एक जो मतलब एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जो कह सकते हैं कि जो मुगलों के जो आय का जो प्रमुख साधन जो था वो भू राजस्व ही था। चलो 75 नंबर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इनमें से कौन सा अधिकार सम्मिलित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और ये किस में दे रखा है? ये आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको दे रखा है, ठीक है। अनुच्छेद 19 एक का में दे रखा है, ठीक है। अनुच्छेद का 19 एक और उसके अंतर भी ये का खा खंड होते हैं, उसमें ये दे रखा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर, इसरो द्वारा किस राज्य से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया जाएगा? ये उस समय का है, लेकिन चंद्रयान 2 प्रक्षेपण तो आपके सामने हो ही गया है। तो कहाँ से? आंध्र प्रदेश के, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, ये 2019 की बात है, वो तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। चलो खैर साइड करिए इसको। 77 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में इनमें से किसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 17 में देखो, अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है, आपको यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली आपको पता हो तो आप जरूर लगा लीजिएगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत है वैसे, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं, अस्पृश्यता का उन्मूलन बिल्कुल, छुआछूत जिसको कहते हैं। 78 नंबर, किस अभिनेता को कला फिल्मों के अभिनय वर्ग में पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया? अब पद्मश्री 2019 मिला है, ये मनोज बाजपेयी को मिला है, खैर लेकिन हमारे लिए खैर अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए 79, फिर वही है 2019-79 में जो है ओलंपिक कमेटी जो है उसके औपचारिक तौर का अपना नया मुख्यालय खोला है। कहाँ खोला है? तो ये स्विट्जरलैंड में खोला गया है। चलो 80 नंबर, 2018 का हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये भारत में। चलो खैर, तो ये हमारे जो 40 क्वेश्चन थे, इसमें कुछ उस समय के करंट के क्वेश्चन रहे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर है, तो उसमें आपको करंट के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। खैर हम लोगों के जो 40 क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इसको, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।